नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे नोएडा केस में आए नए मोड़ की, प्रधानमंत्री मोदी के ममता के गढ़ में भरी हुंकार की और भारतीय जनता पार्टी के नए सारथी की। साथ ही अंत में बात करेंगे लखनऊ की हाई कोर्ट में मचे बवाल की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी सरकार की बड़ी छलांग, 25 जिलों में सीएम युवा हेल्प डेस्क शुरू। प्रयागराज में वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश, तालाब में गिरने से बड़ा हादसा टला। पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला। महंत नितिन गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया गया रेफर। दिल्ली में 2 दिन पानी संकट, जल बोर्ड ने जल आपूर्ति प्रभावित रहने की दी जानकारी। हैदराबाद के पास आवारा कुत्तों का कत्लेआम जारी, 100 और कुत्तों को जहर देकर मारा गया। लखनऊ धर्मांतरण जांच में बड़ी सफलता, आरोपी डॉक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त। दिल्ली में स्मॉग और प्रदूषण की दोहरी मार, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार। सोने चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1,58,339 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 271 अंक टूटा, निफ्टी 25,200 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। कल्पना कीजिए, एक 27 साल का नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर घने कोहरे में अपनी कार के साथ एक निर्माणाधीन गड्ढे में गिर जाता है। वह कार की छत पर खड़ा होता है, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर सिग्नल देता है, घंटों चिल्लाता है, लेकिन सामने खड़ी पुलिस और SDRF की टीमें सर्दी और अंधेरे का बहाना बनाकर उसे डूबता हुआ देखती रहती हैं। जी हाँ, ये कहानी है युवराज मेहता की, जिसकी मौत ने नोएडा अथॉरिटी से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारे तक में भूचाल ला दिया है। लेकिन क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, या असली गुनहगार को पावरफुल पारिवारिक बैकग्राउंड के चलते बचाया जा रहा है? आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, ये वो आखिरी शब्द थे जो 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ने अपने पिता से कहे थे। नोएडा के आलीशान सेक्टर 150 में जहां करोड़ों के फ्लैट बिकते हैं, जहां एक नौजवान 80 मिनट तक कार की छत पर खड़ा होकर मौत के सामने आता देख चिल्लाता रहा, मोबाइल की टॉर्च जलाकर जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन सामने खड़ी खाकी और रेस्क्यू टीम पानी ठंडा है कहकर तमाशा देखती रही। जब सिस्टम हार गया तो एक स्थानीय व्यक्ति ने अपनी कमर में रस्सी बांधी और 50 मीटर अंदर तक गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युवराज सांसें थम चुकी थी, या यूं कहें युवराज की सांसें खत्म हो चुकी थी। जी हां, जांच में खुलासा हुआ कि युवराज की मौत कोई इत्तेफाक नहीं था। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां 31 दिसंबर की रात एक ट्रक ने दीवार तोड़ दी थी। नोएडा प्राधिकरण के पास 15 दिन का समय था, लेकिन ना दीवार बनी, ना बैरिकेडिंग लगी और ना ही रिफ्लेक्टर लगी। आपको बता दें, यह गड्ढा एक मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया था, जिसे बिल्डर अभय कुमार और लोटस ग्रीन की लापरवाही ने खुली कब्र बना दिया था। वहीं युवराज मेहता की कार को NDRF की टीम ने 3 दिन बाद निर्माणाधीन साइट में भरे पानी से बरामद किया। नोएडा प्राधिकरण में हुई अहम बैठक के बाद SIT ने मामले की जांच तेज कर दी है। हादसे के बाद ADG भानु भास्कर के नेतृत्व में SIT ने जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हादसे ने अब एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने उत्तर प्रदेश शासन की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। सौरभ भारद्वाज ने सीधा हमला बोलते हुए इसे सेटिंग करार दे दिया। दरअसल इस मामले में प्रशासन की कार्यशैली पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के 4 दिन बाद नोएडा की DM मेधा रूपम और सांसद महेश शर्मा घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन DM साहिबा मानो वहां सिर्फ खाना पूर्ति करने गई थी। ना तो DM साहिबा अपनी कार से नीचे उतरी और ना ही मीडिया के सवालों का जवाब दिया, बल्कि गाड़ी का शीशा चढ़ाते हुए वहां से रवाना हो गई, मानो उन्हें युवराज की मौत से कोई लेना देना ही नहीं था।
वहीं इसके बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि नोएडा की डीएम मेधा रूपम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, इसीलिए रेस्क्यू में विफलता के बावजूद उन पर आज तक नहीं आने दी गई। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब रेस्क्यू में विफलता और एसडीआरएफ की जिम्मेदारी डीएम मेघा रूपम की थी तो तबादला सीओ का क्यों किया जा रहा है? क्या ये कार्रवाई इसलिए तो नहीं की जा रही क्योंकि मेघा रूपम के पिता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जो एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट हैं, सरकार के बहुत करीब हैं और उन पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के आरोप लगते रहते हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए सीओ का तबादला तो नहीं कर दिया गया? क्या रसूखदार पिता के साये में बेटी के गुनाहों पर पर्दा डाला जा रहा है? आपको बता दें, चुनाव आयुक्त की बेटी आईएएस मेधा रूपम 2014 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की अधिकारी हैं और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी भी हैं। इससे पहले वे कासगंज की डीएम रह चुकी हैं और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अतिरिक्त सीईओ की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, यह एक दुखद घटना है और चिंता की बात भी है। किसी की तरफ से कोई चूक हुई है, कुछ लापरवाही हुई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल घटना के चश्मदीद ने अपना बयान बदल दिया है, जिससे पुलिस पर दबाव बनाने जैसे आरोप भी लगने लगे हैं। हादसे के समय मौके पर मौजूद चश्मदीद ने पहले बताया था कि रेस्क्यू टीमें 2 घंटे तक तमाशा देखती रहीं, लेकिन अब वही पुलिस और रेस्क्यू टीमों को क्लीन चिट देता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस यू टर्न के पीछे की कहानी संदिग्ध है। चश्मदीद ने खुद स्वीकार किया था कि उसे पुलिस ने 5 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 5 घंटे तक थाने में बिठाकर पूछताछ करना सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया थी या फिर यह दबाव बनाने की कोशिश थी? क्या इसी दबाव के चलते चश्मदीद के बयान की भाषा और रुख बदला? साथ ही यह भी सवाल है कि अगर मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य कर्मी उस समय मौजूद थे और संसाधन भी थे, तो फिर युवराज की जान क्यों नहीं बच पाई? दूसरी तरफ युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रूह कपाने वाली है। मौत की वजह दम घुटना और कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, यानी कि वह लड़का घंटों तक बर्फीले पानी और मौत के डर से लड़ता रहा। अंत में उसका शरीर जवाब दे गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। सीईओ को हटा दिया गया है, इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह इंसाफ है या नोएडा की डीएम मेधा रूपम से पूछताछ होगी? क्या उन अधिकारियों पर हत्या का केस चलेगा जिन्होंने 15 दिन तक टूटी दीवार नहीं बनाई? क्या चुनाव आयुक्त का नाम किसी को कानून से ऊपर बना सकता है? जाहिर है, नोएडा के सेक्टर 150 में जहां फ्लैटों की कीमत 6 करोड़ तक है, वहां सड़क पर रोशनी तक नहीं थी। युवराज की मौत के बाद रातों रात वहां लाइटें, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई। ये साबित करता है कि प्रशासन को हादसे होने के बाद ही काम करने की आदत पड़ चुकी है। युवराज मेहता अब नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी मौत नोएडा के हर उस नागरिक के लिए एक चेतावनी है जो करोड़ों के फ्लैट खरीदकर खुद को सुरक्षित समझता है। यहां सुरक्षा सिर्फ कागजों पर होती है, धरातल पे तो सिर्फ डेथ ट्रिप्स और संवेदनहीन अधिकारी हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बयानों के तीर नहीं बल्कि सीधे सियासी मिसालें दागी जा रही हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बंगाल की धरती से परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है, लेकिन इस बार उनका हमला पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। मोदी ने टीएमसी के प्रशासन को महाजंगल राज करार देते हुए बिहार की तर्ज पर बंगाल फतेह का खाका खींच दिया है। संदेश खाली से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले तक और घुसपैठ से लेकर भाषा आंदोलन तक मुद्दों की आग भड़क चुकी है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या शुभेंदु अधिकारी का साथ और केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा
ममता बनर्जी के अवैध किले में सेंध लगा पाएगा, या फिर क्लीन इमेज वाली ममता एक बार फिर मोदी के विजय रथ को रोक देगी? आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें 2014 से ही बंगाल पर टिकी हैं, लेकिन हालिया रैलियों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी अब आर पार के मूड में है। बिहार चुनाव की जीत का जिक्र करते हुए मोदी ने एक बड़ा नैरेटिव सेट किया है। जी हां, बिहार में जिस तरह जंगल राज को मुद्दा बनाकर एनडीए ने सत्ता विरोधी लहर को मात दी, मोदी वही फार्मूला बंगाल में दोहरा रहे हैं। मोदी का कहना है, कभी तो बिहार में जंगल राज को रोका गया, अब टीएमसी के महा जंगल राज को विदा करने की बारी है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है, और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। दरअसल 2020 में मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा था, तो अब बीजेपी के निशाने पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। जेपी नड्डा उन्हें नया राजकुमार कहकर भ्रष्टाचार के आरोपों में घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हुगली और सिंगूर जैसी जगह से ममता सरकार की दुखती रगों पर हाथ रख दिया है। संदेश खाली की घटना को आधार बनाकर मोदी ने सीधे महिलाओं के वोट बैंक पर चोट कर दी है। उन्होंने वायदा किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक वोट कॉलेज में होने वाले रेप, हिंसा और संदेश खाली जैसी घटनाओं पर लगाम लगाएगा। वहीं हुगली में मोदी ने शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र कर युवाओं को संदेश दिया कि माफिया राज के कारण ही निवेश और नौकरियां बंगाल से दूर हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आरोप है कि टीएमसी सरकार घुसपैठियों के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है और उन्हें बचाने के लिए धरने पर बैठ रही है। मोदी ने आरोप लगाया है कि ममता सरकार डबल इंजन के फायदे लोगों तक नहीं पहुंचने देती है, क्योंकि उन्हें मोदी से दिक्कत है, लेकिन उनका खामियाजा बंगाल की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ममता बनर्जी जहां प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ भाषा आंदोलन चला रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से घुसपैठियों को संरक्षण देने का कबर मानती है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी के लिए बंगाल की राह बिहार जितनी आसान नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, ममता की क्लीन इमेज। जी हां, बिहार में लालू यादव के दौर में भ्रष्टाचार के आरोप सीधे उन पर थे, लेकिन बंगाल में टीएमसी के नेता और संगी साथियों पर संगीन आरोप होने के बावजूद ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि उनके विरोधियों की नजर में भी क्लीन है। लोग मंत्रियों को भ्रष्ट मान सकते हैं, लेकिन ममता दीदी पर भरोसा अब भी बरकरार है। वहीं दूसरा कारण है बिखरा विपक्ष। जी हां, बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी के बीच का त्रिकोणीय मुकाबला अक्सर भारतीय जनता पार्टी के वोटों के ध्रुवीकरण को रोक देता है। ममता इन तीनों को एक ही तराजू में तोलती हैं और कांग्रेस को अपने करीब भटकने तक नहीं देती। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की लड़ाई को विकास बनाम महाजंगल राज बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि माफिया और दंगाइयों के खात्मे के बिना बंगाल का गौरव नहीं लौटेगा। वहीं ममता बनर्जी अपनी बंगाली अस्मिता और अपनी बेदाग छवि के ढाल के साथ मैदान में डटी हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी और अभिषेक बनर्जी पर मंडराता सिसोदिया जैसा संकट टीएमसी के लिए कानूनी चुनौती बन गया है।
चर्चा ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी भी जांच के घेरे में आ सकती हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की जंग अब दिल्ली के गलियारों से होकर संदेश खाली के खेतों तक पहुंच चुकी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। भारतीय राजनीति में एक ऐसी तस्वीर उभरी है जिसने विरोधियों को खामोश और कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है। जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से नितिन नवीन को मेरा बॉस कहकर संबोधित किया, तो यह एक महज शब्द नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के इस बुनियादी ढांचे की उद्घोषणा थी जहां संगठन सर्वोपरि है। 26 साल की उम्र में पिता के साये के बिना राजनीति की शुरुआत करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता आज देश की सबसे बड़ी पार्टी का चुनावी कमांडर बन चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या नितिन नवीन मोदी और शाह के विराट व्यक्तित्व के बीच अपनी स्वतंत्र लकीर खींच पाएंगे? आज हम विश्लेषण करेंगे उस नेता का जिसके पास न जातीय बहुमत है, न बाहुबल, फिर भी जिसका लोहा विरोधी भी मानने लगे हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम में भविष्य की एक साफ झलक होती है। ऐसे में जब उन्होंने नितिन नवीन को अपना बॉस कहा, तो उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दे दिया। मोदी ने साफ कह दिया कि बीजेपी में कोई भी पद पैराशूट से नहीं मिलता। जो कार्यकर्ता कल दरी बिछाता था, वह आज पार्टी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला अध्यक्ष बन चुका है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। वहीं अध्यक्ष पद संभालने के बाद नवीन ने अपने पहले ही भाषण में कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि मुझ जैसा कार्यकर्ता यहां तक पहुंच सकता है, तो आप भी यहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने वॉच टावर का जिक्र कर यह साफ कर दिया कि मंडल स्तर पर पसीना बहाने वाले हर नेता पर नेतृत्व की पैनी नजर है। वहीं अब अगर नितिन नवीन को मिली पावर की बात करें, तो बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रबर स्टैंप नहीं, बल्कि असीमित शक्तियों का केंद्र है। 120 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन और महासचिवों से लेकर उपाध्यक्षों तक की नियुक्ति नवीन के हाथ में है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर अध्यक्ष की मोहर लगती है। जिस तरह अमित शाह ने 2014 से 2019 के बीच जीत की बिसात बिछाई थी, अब वही जिम्मेदारी नवीन के कंधों पर है। वे एनडीए के सहयोगियों के साथ समन्वय और पार्टी फंड के प्रबंधन की सर्वे सर्वा हैं। ऐसे में नितिन नवीन का उदय भारतीय राजनीति के पारंपरिक समीकरणों को चुनौती देता है। आपको बता दें, कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन की जाति की हिस्सेदारी बिहार में महज 0.60% के करीब है। इसके बावजूद वे लगातार 5 बार विधायक चुने गए। पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए और पटना बैच से भारी मतों से जीतकर अपनी काबिलियत साबित की। 2020 के चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे चेहरों को 84,000 से अधिक वोटरों के अंतर से हराकर यह साबित किया कि जनता नाम नहीं, काम देखती है। इतना ही नहीं, आज के दौर में जहां हर राजनेता पर आरोपों की झड़ी लगी रहती है, नितिन नवीन एक बेदाग चेहरा हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में बुनियादी ढांचे और शहरी विकास में क्रांति लाई, लेकिन उन पर एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा।
जब दिसंबर 2025 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी उनकी सौम्यता और कर्मठता की तारीफ की। ये उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के रूप में एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर को चुना है जो युवा है और सबसे महत्वपूर्ण विवाद रहित है। नवीन की जिम्मेदारी अब केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि उन करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित रखना है जिन्होंने प्रमोशन और पहचान की उम्मीद है। वे इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि राजनीति अब केवल धन, शक्ति या बाहुबल का खेल नहीं रह गई। इसीलिए नितिन नवीन की ताजपोशी ने यह तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति के लिए तैयार है। मोदी की ऊर्जा, शाह की रणनीति और अब नवीन का जमीनी जुड़ाव, ये त्रिकोणीय आने वाले चुनावों में विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। एक ऐसा नेता जिन्होंने 26 साल की उम्र में जिम्मेदारी संभाली, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी का सारथी है। अब देखना यह है कि ये बॉस के रूप में नवीन का ये कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को किन नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से आइए कराते हैं रूबरू। कानून के रखवाले जब खुद कानून की धज्जियां उड़ाने लगते हैं तो अंजाम क्या होता है? क्या वर्दी का रौब न्याय के मंदिर से भी बड़ा हो गया है? जी हां, लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में सोमवार को हुआ जो उसने पुलिसिया कार्यप्रणाली पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना अब भारी पड़ रहा है। फर्जी पर्ची, झूठी जानकारी और बिना इजाजत वकील के चैम्बर में धावा। आखिर गौ तस्करी की एक महिला आरोपी को पकड़ने की ऐसी क्या बेचैनी थी कि 3 पुलिस वालों ने हाईकोर्ट की गरिमा को ही दांव पर लगा दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हाईकोर्ट में रोजाना की तरह वकील और फरियादी अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी 3 पुलिसकर्मी कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसकी कल्पना शायद उन्होंने अपने सपने में भी नहीं की होगी। काकोरी थाने में 2 दरोगा उस्मान खान और लाखन सिंह अपने साथ सिपाही पुष्पेंद्र सिंह को लेकर सिंघम स्टाइल में कोर्ट में दाखिल होते हैं। मकसद था गौ तस्करी के आरोपी अमिता खातून को गिरफ्तार करना। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमीना अपने रिश्तेदार वकील गुरफान सिद्दीकी के चैम्बर में मौजूद हैं, लेकिन गिरफ्तारी के इस जोश में ये पुलिसकर्मी होश खो बैठे थे। नियमों को ताक पर रखकर ये तीनों सीधे वकील के चैम्बर में जा धमके और महिला को धमकाने लगे। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जांच में जो खुलासा हुआ उसने लखनऊ पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया है। उन पुलिसकर्मियों ने गेट पर एंट्री पाने के लिए फर्जी जानकारी दी थी। उन्होंने जिस एफआईआर नंबर का हवाला देकर पास बनवाया था वह उस दिन कोर्ट की लिस्ट में था ही नहीं, यानी सीधे तौर पर धोखाधड़ी। वहीं जैसे ही पुलिस ने अभिवक्ता के चैम्बर में हाथ डाला, वकील का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वकीलों ने उसे न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला करार दिया। देखते ही देखते सैकड़ों वकीलों ने तीनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया। जो पुलिसकर्मी कुछ देर पहले रौब गांठ रहा था, यानी रौब झाड़ रहा था, वकीलों के आक्रोश को देख उसके पसीने छूटने लगे। हालत इतने बेकाबू हो गए कि वर्दीधारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आखिर में कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और विभूति खंड थाने की पुलिस को मौके पर पहुंचकर अपने ही साथी को वकीलों के चुंगल से बचाना पड़ा। वहीं कानून की मर्यादा लांघने वाले इन तीनों पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। जी हां, डीसीपी ने तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी देने, अवैध प्रवेश और अपमानजनक जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो पुलिस अब तक दूसरों को सलाखों के पीछे भेजती थी, आज उसी वर्दी पर एफआईआर का दाग है। ऐसे में लखनऊ हाई कोर्ट की इस घटना ने एक बड़ा संदेश दिया है कि वर्दी का रौब कानून की चौखट के बाहर तक ही सीमित है। जब न्याय की रक्षा करने वाले ही नियमों को कुचलने लगे तो रक्षक और भक्षक के बीच का अंतर मिट जाता है। आज ये तीनों पुलिसकर्मी सलाखों की दूसरी तरफ खड़े होकर शायद अपनी उसी गलती पर पछता रहे होंगे जो उन्होंने ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में की थी। देखा जाए तो चाहे नोएडा का वो अंधेरा गड्ढा हो या लखनऊ हाईकोर्ट की वो दहलीज, आज की ये तमाम खबरें एक ही तरफ इशारा करती हैं, कानून और जवाबदेही से ऊपर कोई नहीं है। फिलहाल आज के लिए खबरें अब तक में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सटीक खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।
नमस्कार, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।